Joining us live is a very special guest. Ganesh Singh is live with us, a BJP Member of Parliament. He's of course a senior leader of the party from Satna in Madhya Pradesh. Ganesh Singh, welcome to NewsX. Thank you so much for being with us today. स्वागत है आपका. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. गणेश सिंह, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मेमोरीज क्या हैं 1975 पीरियड का, इमरजेंसी में आपके साथ क्या कुछ बीता था? मैं 1975 वो आज़ाद भारत के इतिहास का वो काला अध्याय था. उस समय पर मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था और जो मैं अपने गांव से दूसरे गांव स्कूल पढ़ने जाता था. जब ये इमरजेंसी लगी थी, इतना डर का वातावरण था कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे और जो कोई आते थे पुलिस को देख करके लोग भाग जाते थे. और हमारे स्कूल में भी, जिसको हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ अगर पुलिस आसपास कहीं दिख गई तो लोगों के मन में इतना भयंकर डर था कि पूरे देश में कोई सड़क चलता नहीं था, कोई शहर नहीं जाता था और जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे सबको उठा उठा करके जेलों में डाल दिया. और इतना भय का वातावरण था, ऐसा वो दृश्य देख करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और वो दृश्य अद्भुत, बहुत ही खतरनाक था. आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा दृश्य कभी और भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है. चारों तरफ इतना डरावना माहौल था, बहुत डरावना माहौल था पूरा. जी. और उस समय ज़्यादा जो लोग थे जो जेल में डाले गए थे या जिन पे अत्याचार हो रहा था, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले ही बोला, बीजेपी और आरएसएस विचारधारा के लोग थे. जनसंघ, बीजेपी का नाम जनसंघ था उस समय. लगभग पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैदी बनाया गया था. उसमें से 80 से 90 हज़ार लोग तो हमारे संघ विचार परिवारों के लोग थे. और जो गांव में भी रहते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, उनको भी उठा करके पुलिस ने बंद कर दिया. मेरे सतना शहर में ऐसा कोई भी समाज सेवी नहीं बचा था जिनको अंदर न कर दिया गया हो. मारते मारते ले जाते थे, रात में उठा ले जाते थे, घर वालों को बताते भी नहीं थे कि काहे के लिए ले जा रहे हैं. और इस तरह से एक भय जैसा, जैसे कोई डकैती डाल दिया हो. जैसे हमारा क्षेत्र तो वैसे भी डकैतों का क्षेत्र था, तो जैसे डकैत आ गए हों, ऐसा करके वातावरण बना हुआ था. पूरा एक भयानक दर्दनाक हादसा था. और उसमें लोगों को अंदर जाके जेल में गए, लोगों को खाना नहीं मिला, लोगों को पानी नहीं मिला. अगर वो आवाज़ उठाते थे तो उनके साथ मारते पीटते थे, तन्हाई में डाल देते थे. लौट के जब लोग आए, कई लोगों के परिवारों में तो डेथ हो गई और अंतिम संस्कार में लोग नहीं पहुंच पाए, और किसी के बच्चे की शादी है उसमें नहीं पहुंच पाए. ये ऐसा दृश्य देख करके समाज में एक भय जैसा वातावरण बनाने का काम उस समय पर हुआ था. हम लोग तो विद्यार्थी थे, देख करके हैरान थे कि ये देश कहाँ जा रहा है और ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई है. और इंदिरा जी के नाम का इतना खौफ था चारों तरफ. जी. जैसे आप कह रहे हैं कि आपके मन में भी उस वक्त भय था, क्या ये भी सोच थी ये कितनी देर तक ये चलेगा, कि कितना और समय ऐसे बीतेगा इसी वातावरण में? क्या ये भी ख्याल आया था उस वक्त आपके दिल में? अनिश्चित लग रहा था कि पूरा देश में कब ये लोग जो जेल के अंदर गए हैं कभी छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे. अनिश्चितता का माहौल था और लोग तो अब निराश हो गए थे अपने जीवन के बारे में कि सारा जीवन हमारा जेल में कटेगा. उनके परिवार के लोग निराश हो गए थे कि अब तो लगता है वो लौट के आएंगे नहीं और हमारा जीवन, हमारा परिवार पूरा तरह से असुरक्षित हो चुका है, कैसे हम लोग जिएंगे. इस तरह का माहौल था पूरा. जी बिल्कुल. और मीडिया के साथ भी उस समय क्या बर्ताव होता था, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा. जो पत्रकार थे, जो प्रेस था, जो अखबार थे, जो मीडिया और था, उनके साथ भी क्या माहौल था उनके लिए उस वक्त? उस समय पर तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था. तो प्रिंट मीडिया के जो अखबार वाले लिखने वाले थे उनको सबको उठा के बंद कर दिया और उनके अखबार के दफ्तरों को सील कर दिया गया. एक भी अखबार नहीं छपेगा ऐसा वहाँ पर अनाउंस होता था. कोई अखबार बिना कलेक्टर की मर्जी के नहीं छप सकता, ऐसा वहाँ पर रिक्शे में माइक लगा करके अनाउंसमेंट कराया जाता था.
तो वो पत्रकार सब भूमिगत हो गए अधिकांश तो, और जो बड़े बड़े थे उनको भी उठा करके अंदर भेज दिया गया। कुछ की तो मशीनें जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस थे उसमें ताला लगाने का काम किया गया कई जगह। ये स्थिति बनी थी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा इसी हफ्ते कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर सबसे बड़ा हमला हुआ है तो वो आपातकाल के समय ही था। 1975 वाज द बिगेस्ट अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया इसी हफ्ते। और उसी दिन विपक्ष के नेता संविधान लेकर ही आ गए पार्लियामेंट। वह कह रहे हैं कि उस समय नहीं, अब संविधान पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आज़ाद भारत के इतिहास में वो पहला ऐसा वाक़या था जो जिसमें संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई, संविधान को ताक में रख करके उसको पांव तले रौंदने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि मैं तो हिटलर से भी ज़बरदस्त है, मैं माहौल पूरे देश में बनाने का काम करूँगी। और ये इसके बाद भी जो कांग्रेस पार्टी है आज संविधान को लेकर के जो बात कर रही है, संविधान के सच्चे हितैषी तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी हैं। सुबह उठते हैं नरेंद्र मोदी तो हम और आप तो भगवान को याद करते हैं, मोदी जी तो संविधान को पहले सिर पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं। और वो खुद कहते हैं सार्वजनिक जगह में, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता तो मैं आज प्रधानमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री नहीं बनता। आज उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये इस तरह से मिथ्या प्रचार जो हो रहा है 2024 के चुनाव में, इसको एक हथियार बना करके जिस तरह से झूठा प्रचार करके गांव-गांव में प्रधानों के बीच में जा करके, एमएलसीज के बीच में जा करके जिस तरह से दुष्प्रचार करके इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और ये किसी भी तरह से मोदी जी को रोकना चाहते थे। इसीलिए संविधान को आड़ में लेकर के सब काम किया इन लोगों ने, जबकि सच्चाई कुछ और है। आज देश के भीतर जो लोकतंत्र है वो मोदी जी की सरकार ने आज जन जन तक पहुंचाया है। सोशल जस्टिस जितना मोदी जी के ज़माने में हुआ है आज तक नहीं हुआ। गरीब से गरीब आदमी के अधिकार जो इन लोगों ने कैद करके रखा था उसको पहुंचाने का काम उन्होंने किया, उनके जीवन में आज बदलाव लाने का काम किया। और ये आज संविधान की जब प्रतियां लेकर के और भारत की संसद में शपथ लेने आते हैं तो बड़ा हंसी होती है। ऐसा लगता है जैसे इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा धोखा, देश के लोगों को ये क्या समझ रहे हैं। देश के लोगों को लगता है अज्ञान समझते हैं इसलिए ऐसा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देश समझ चुका है। ये 25 जून 1975 ये भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय हो चुका है जो युगों युगों तक लोगों को याद रहेगा। मगर अब भी जब उसका जिक्र होता है सदन के भीतर भी, जिस सदन के आप भी सदस्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष जब आपातकाल पे बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकसभा अध्यक्ष क्यों आपातकाल पे मोशन मूव कर रहे हैं। अब ये तो उनकी बेशर्मी है। इस वक्त क्या है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो वास्तविकता से हट चुकी है, वो वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं मानता हूं कि वो पूरी तरह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारा कोई पुराने इतिहास से वास्ता ही नहीं है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जबकि पार्टी वही है, ये वारिसदार उनके हैं, ये अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं। कोशिश वो यही कर रहे हैं कि उनकी निर्लज्जता की हद हो गई। और कल का दृश्य देख करके तो आश्चर्यजनक कि जो उनके सहयोगी दल थे, सपा है और दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके वो लोग खुद प्रताड़ित थे इमरजेंसी के, और उनको लग रहा था कि भाई ये तो बात कहीं ना कहीं सही है कि इमरजेंसी में भारत के लोकतंत्र को दफन करने का प्रयास हुआ और संविधान के धज्जियाँ उड़ाई गई। और आज अगर उसको उसकी वर्षगांठ में अगर काला अध्याय के रूप में अगर संसद में प्रस्ताव आया तो स्वाभाविक है देश की जनता जानना चाहती है कि 1975 में हुआ क्या था। भारत की संसद हमारे लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, और वहाँ के माध्यम से अगर प्रस्ताव गया तो मैं तो ओम बिरला साहब को, स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक रेगुलेशन संसद के सामने में रखा, और जो लोग उस समय पर जिनकी मौतें हुई थी उनके प्रति उन्होंने जो सहानुभूति व्यक्त करते हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो 2 मिनट का मौन रखने का जो प्रस्ताव दिया, वाकई में बहुत सराहनीय प्रस्ताव था। और भारत की जनता को जानना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि 1975 में आपातकाल लगा करके क्यों कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने ऐसा क्यों किया था, ये लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहिए आज के ज़माने में, ऐसा आप कह रहे हैं। मगर गणेश सिंह, आपने अपने
अपना अनुभव बताया कि सतना के जो पत्रकार थे उनके साथ क्या कुछ हुआ, देश के पत्रकारों के साथ क्या कुछ हुआ, मगर इस सब को भूलकर कांग्रेस पार्टी जो है उनको आज के पत्रकारों से आपत्ति है। वह कहते हैं कि आज के पत्रकार जो हैं वो पक्षपात करते हैं, आज की मीडिया जो है उसको बीजेपी ने कैप्चर कर दी है। इस पे आप क्या कहेंगे? भूल जाते हैं 1975 में क्या कुछ हुआ। आज का मीडिया जो पारदर्शिता के आधार पर अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहा है, कांग्रेस की कलई उससे खुलती दिख रही है, इसलिए उनको आपसे तकलीफ है। अगर आप उनकी ही बात को हमेशा कहते रहें, उनकी कमियों को बाहर उजागर ना करें, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा जो इतिहास में बीता है उसको दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर बुरा कहेंगे। आज मोदी जी को गाली वो क्यों दे रहे हैं? मोदी जी अगर पुरानी इतिहास को अगर लोगों के बीच में ना पहुंचाएं, ना बोलें, तो मोदी जी की वो तारीफ करने में पीछे नहीं हटेंगे, मोदी जी की भी तारीफ करेंगे। लेकिन वास्तविकता देश जानना चाहता है कि इतिहास में बीता क्या, और भविष्य उसी से तो हमारा आगे बढ़ेगा। तो आप चाहे पत्रकार हों, चाहे राजनेता हों, अगर कांग्रेस के ज़माने की वारदातों को, हरकतों को, उनके घटनाक्रमों को अगर जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए तो वो कांग्रेस के लोग गाली गलौज करते घूम रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे गणेश सिंह, आपने अपनी यादें जो हैं वो साझा की, जनता तक वो बातें पहुंचाई हमारे माध्यम से, मगर सीख के बारे में मैं पूछूंगा, क्या कुछ हमें उस समय से सीखना चाहिए जो आज भी अपनाना चाहिए ताकि वो समय दोबारा कभी ना लौटे और वो भारत हमें कभी ना देखने का मौका मिले? मुझे पूरा विश्वास है कि अब चाहे कोई भी सरकार आएगी, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती उस तरह की स्थिति पैदा करने की। भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो चुका है और जनता में इस बात की काफ़ी जागरूकता आ चुकी है, और भारत का संविधान सबको बराबर का हक और अधिकार दे रहा है। और अगर कोई सोचे कि हम बहुमत में हैं, हमारे पास सत्ता है, हम उसका दुरुपयोग करेंगे, तो अब कोई नहीं कर पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी है कि भारत का लोकतंत्र जीवंत है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोगों की परवरिश करने वाला हमारा ये ग्रंथ है। अब इसको कोई अगर छेड़छाड़ी करेगा, वो भारत के लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अब कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश सिंह हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.